नमस्कार साथियों। तो भाई कैसा रहा आपका पहला लेक्चर, जरूर कमेंट करके बताइए। क्योंकि पहले लेक्चर जो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट किया था, आपकी यूनिट 9 स्टार्ट की थी, उसमें हमने पूरा का पूरा टारगेट किसको रखा था, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ब्रीफ हिस्ट्री कह सकते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया कहाँ से शुरू होती है, उसकी पृष्ठभूमि समझाया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या। आज हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाकर कि आखिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हुई है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है परमाणु। क्योंकि जब तक परमाणुओं के ऊर्जा बैंडों को नहीं तोड़ा जाता तब तक वो कभी भी एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग नहीं हो सकता। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में अर्धचालक जो हमारे होते हैं, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसी को आज हम बेस समझेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मुख्य आधार है अर्धचालक या सेमीकंडक्टर्स, या उसमें जो सहायक चालक होते हैं उसका बेस कुचालक होता है। तो ये सब क्या होते हैं, एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं जो कि हमारे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन को मूव करने में मदद करेंगे, जिससे एनर्जी आगे बढ़ेगी, सिग्नल कन्वर्ट होगा। तो आज हमारा पूरा लेक्चर इसी पर बेस रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो जिससे हमारी कहानी आज स्टार्ट होती है वो कहां से स्टार्ट होगी, जो हम ये चीजें पढ़ चुके थे उसके आज हम आगे बढ़ेंगे। और देखिए सबसे पहले हम देखें कि हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आजकल हम यूज करते हैं वो मोस्टली हम किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो देखिए मोबाइल फोन जो आप यूज करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक का एक अच्छा खासा रोल होता है। आपकी जो टेलीविजन टीवी हम देखते हैं तो हमें तो टीवी देखने से मतलब होता है कि स्विच ऑन किया, रिमोट हाथ में लिया, लेकिन उसके पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ है वो हमें पता नहीं रहता। अगला एम्पलीफायर, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। क्योंकि एम्पलीफायर दौलत बेटा इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा देता है, जिससे जो सिग्नल्स आते हैं और वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाते हैं या अपना यूटिलाइज हो जाते हैं। अगला हम देखते हैं कंप्यूटर लैपटॉप, इनकी मेमोरी होती है, काम करने का प्रोसेस होता है। ये सब पर क्या लगेंगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। आपके टैबलेट्स, आईपैड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉच। आजकल देखिए इलेक्ट्रॉनिक वॉच जो हम पहनते हैं इन सब में भी क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप लोग जिसके सबसे ज्यादा फैन है ब्लूटूथ स्पीकर, कि भाई कहीं पर मोबाइल रखा है, कहीं पर लैपटॉप रखा है, लेकिन बिना किसी वायर कनेक्शन के आपकी डिवाइस कनेक्ट हो जाती है और आप उस पर बढ़िया गाने सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं। भाई डिजिटल कैमरा, देखिए सब कुछ, म्यूजिक प्लेयर, गेम, आपके कंसोल जो गेम वगैरह खेलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, वो रिमोट ऑपरेटेड जो खिलौने आते हैं जिसपे आप रिमोट से कार चलाते हैं, ये सब करते हैं। तो उन सब खिलौनों में किसका रोल होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। इलेक्ट्रॉनिक बेल, विद्युत घंटी होती है, उसमें भी होता है, क्योंकि आजकल गाने चेंज हो जाते हैं, सुना ही हुआ घंटियों में। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इन सब का बेस किस फॉर्म में काम करता है। तो देखिए इनमें सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है समझने वाली, वो क्या होते हैं, एनर्जी बैंड्स। इन एनर्जी बैंड्स को थोड़ा सा समझे। यदि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो आपको बैंड एनर्जी के 3 अलग अलग बैंड दिखाई दे रहे होंगे। सबसे नीचे हमें जो दिख रहा है वो कौन सा है, बैलेंस बैंड। ऊपर कौन सा है हमारा, कंडक्शन बैंड। और तीसरा कौन सा होता है, फोरबिडन। पहले हम इसका बेस समझते हैं कि आखिर होता क्या है। तो देखो भाई, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्रिस्टल है। क्रिस्टल का सीधा सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके पास कोई एक ठोस रचना है और वो किसी एक धातु या कुचालक या किसी मेटल या किसी सेमीकंडक्टर की है, ठीक है। तो मान लीजिए भाई ये रहा आपके पास एक क्रिस्टल या ठोस, और इसके हम सब जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है भाई, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो इसके अंदर जगह जगह क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। इनके अंदर जगह जगह क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, या इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, परमाणु। तो देखो भाई, यदि हम एक परमाणु को बाहर निकाल कर देखें तो इस परमाणु का जो आखिरी कोश होता है, या जो आउटर मोस्ट सेल होता है, या जो सबसे बाहर की तरफ कक्षा होती है, उस आखिरी कोश में हमेशा क्या मौजूद होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा उसमें क्या मौजूद रहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। पूरी बात समझिए। यदि आपने कभी भी केमिस्ट्री में परमाणु के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो उसमें आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी कि वो परमाणु जो हम देखते हैं उस परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने बात करता हूं सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है भाई, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। 11 इलेक्ट्रॉन्स का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, और अगला हमें क्या मिलता है, 3s1। समझना, क्योंकि इसके लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अब क्या है कि सोडियम में जो इसके पहला कोश है, सोडियम का दूसरा कोश है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं, अंदर की तरफ। वास्तव में किसी भी परमाणु कैसी क्रिया करेगा नहीं करेगा
उस पर सबसे ज्यादा असर किसका होता है? आखिरी कोश का, जो सबसे बाहर होता है। ये बाहरी कोश ही बेटा, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं के कारण कोई तत्व या तो धातु बनता है या अधातु बनता है या अर्धचालक बन जाता है। तो आखिर हम देखें कि इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है जो सबसे बाहर है वो कितना है? 1। तो इन सब में बेटा जो हमारे परमाणु हैं, इन सब के आखिरी कोश में भी क्या रहेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स इनमें हम देखते हैं तो जो आखिरी कोश का इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर इसकी एक अपनी खुद की ऊर्जा होती है। समझना पूरी बात को, इसकी अपनी खुद की एक ऊर्जा होती है। और मान लीजिए कि इसकी जो एनर्जी लाइंस है, वो एनर्जी लाइंस इसकी ऐसी निकल रही, ये और कुछ नहीं बेटा, इसकी क्या है? अपनी एक ऊर्जा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में ऊर्जा होती है, तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इससे लगातार एनर्जी वेव्स के फॉर्म में निकल रही। अब इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी निकल रही है बाहर की तरफ, तो बेटा उसके पास में दूसरा परमाणु है, उससे भी क्या निकल रही होगी? एनर्जी। तो इन दोनों की एनर्जी आपस में कैसी होती है? संतुलित हो जाती है। समझना, एक अणु है, इसके बगल में दूसरा परमाणु है, इससे भी एनर्जी निकल रही होगी, इससे भी एनर्जी निकल रही होगी। तो इन सब की ऊर्जा का आपस में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण इनकी जो एनर्जी है, वो एनर्जी हम क्या मान लेते हैं कि चलिए वो सिग्नल्स के रूप में निकल रही है या लाइन के रूप में निकल रही। तो जब इनकी जो एनर्जी एक दूसरे के साथ मिलकर संतुलित हो जाती है, उस संतुलित एनर्जी को हम क्या कहते हैं? याद रखिए, उसे हम कहते हैं बैलेंस एनर्जी बैंड। मान लीजिए एक परमाणु से एनर्जी ऐसी निकल रही है और दूसरे परमाणु से एनर्जी ऐसी आ रही है, लेकिन इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया है? संतुलित कर दिया, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है। और जब एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? संयोजी ऊर्जा बैंड, या इसी को हम कहते हैं बैलेंस एनर्जी बैंड। क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया है? बैलेंस कर दिया है। और ये लाइंस या एनर्जी एक दूसरे के पास काफी सघन हो जाती हैं, तो ये हमें अलग रिएक्शन के रूप में या अलग डायग्राम के फॉर्म में दिख जाती हैं। और इसका जो बैंड दिखाई दे रहा है या जो एनर्जी इतनी सारी दिख रही है, इसी को क्या नाम दिया जाता है? संयोजी ऊर्जा बैंड। दोबारा समझना कि किसी भी परमाणु के आखिरी कोश में या उसके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी एक अलग एनर्जी इमिट करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव कहां से पड़ेगा? बाहर से। तो इन्होंने अपनी एनर्जी को इमिट किया, तो बगल में दूसरे परमाणु हैं वो भी अपनी एनर्जी इमिट कर रहे हैं। और ये सभी एनर्जी जो बाहरी कोश की है वो एक दूसरे के साथ एक तालमेल में, एक सामंजस्य बिठा लिया है। तो जिनकी एनर्जी का बैलेंस बना है, इसी को हम कहते हैं संयोजी ऊर्जा बैंड, क्योंकि एक दूसरे के साथ एक कैसा हो चुका है? संतुलित। अब एक बात समझना कि जहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी बैंड बनता है, उसके ठीक ऊपर याद रखिए कि जो संयोजी बैंड बना है, इसके ठीक ऊपर हम जाएंगे तो हमें उस परमाणु में एक खाली जगह मिलती है जहां पर कोई भी एनर्जी हमें नहीं मिलती। लेकिन वो एक खाली जगह अपने अस्तित्व के रूप में होती है, जहां पर सबसे ज्यादा संभावना होती है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच जाएगा। इसी को हम बुलाते हैं चालन बैंड। ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसी को हम क्या कहेंगे? चालन बैंड, या इसी को हम कहेंगे कंडक्शन एनर्जी बैंड। क्योंकि आपसी प्रभाव से एनर्जी लाइंस एक दूसरे के पास आ गई और इन्होंने कुछ दूरी पर जाकर एक बिल्कुल खाली जगह छोड़ दी है, जहां पर कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने अस्तित्व या अपने एग्जिस्टेंस के कारण आगे बढ़ सकता है। तो वो खाली जगह क्या कहलाती है? चालन बैंड। अब इनके बीच में समझना, इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है, इन दोनों के बीच में चालन बैंड के और आपके संयोजी बैंड के जो बीच में खाली जगह है, इस खाली जगह को कहा जाता है वर्जित। याद रखिए, इस खाली जगह को हम क्या कहते हैं? वर्जित ऊर्जा बैंड। अब देखिए एक बात समझना, आपको इधर पर एक प्यारी सी बात बताता हूं। देखो पहले दोबारा रिवाइज कर लीजिए इसका, कि आपसी सामंजस्य से जो ऊर्जा इक्विलिब्रियम में आ गई, संतुलन में आ गई, वो क्या बन गई? संयोजी। और इनके आपसी प्रभाव के कारण एक अलग से एक वैक्यूम जैसा स्पेस बन गया, जहां पर एनर्जी लाइंस नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन उतना ही नेगेटिव पावर के फॉर्म में है। तो इसने आपस में क्या बना दिया? एक चालन बॉन्ड। और इन दोनों के बीच में जो खाली जगह छूट गई, उस खाली जगह को हम क्या बुलाते हैं? वर्जित ऊर्जा बैंड। एक्चुअल में होता क्या है समझना, कि मान लीजिए यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है और आपने इलेक्ट्रॉन को गर्म कर दिया या उसे चार्ज कर दिया या उसे ऊर्जा दे दी, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके सीधा कहां पहुंचता है? चालन में। वो बीच की खाली जगह पर नहीं आता।
और जब खाली जगह पर नहीं आता तो इसीलिए हम उसे क्या बुलाते हैं, वर्जित। और नॉर्मली जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा संतुलित हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की यहां पर चांसेस सबसे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्या पैदा करता है, संयोजी। और यहां पर चार्ज अप होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जहां जंप कर सकता है वो उसकी ऊर्जा का कौन सा बैंड होता है, वो होता है उसका चालन बैंड। ठीक है भाई, तो ये हो गए तीनों क्लियर आपके। तो अब हम दोबारा पूरी लाइन पढ़ते हैं कि किसी ठोस में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की परास्त को, मतलब कि जो एक सॉलिड है, कोई ठोस पदार्थ आपके पास है, तो वो ठोस पदार्थ भाई किससे बना होगा, वो ठोस पदार्थ किससे बना होगा, परमाणुओं से बना होगा। और इस ठोस पदार्थ में जब हम परमाणुओं को देखते हैं तो इसमें परमाणु एक दूसरे के साथ अरेंज है और इनका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो उसी संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही कि भाई एक परमाणु है, क्योंकि एक ठोस है, ठोस के अंदर परमाणु है और परमाणु के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उनमें जो ऊर्जा का अस्तित्व हमें दिखाई दे रहा है, जो एनर्जी हमें दिख रही है, उसी की रेंज को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। फिर इसके बाद क्या है, संयोजी, चालन और वर्जित, तीन प्रकार के एनर्जी बैंड्स होते हैं। अब देखिए, अब हम समझते हैं अगले डायग्राम्स में संयोजी ऊर्जा बैंड। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन हमेशा उपस्थित रहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी परमाणु का वह एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के आपस में सामंजस्य हो जाता है ऊर्जा का, और इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व तो वहीं पर देखने को मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजी ऊर्जा बैंड। देखिए साफ साफ लिखा रहा है कि इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा धारा प्रवाह होता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनके कारण आपका करंट का फ्लो बनेगा। यह अधिकतम, ये सभी बातें आपको याद रखनी चाहिए कि किसी भी पदार्थ में, किसी ठोस में, किसी क्रिस्टल में कहां पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, तो भाई कहां पर होता है, संयोजी ऊर्जा बैंड में। इनका अधिकतम ऊर्जा कहां पर होगी, तो भाई जहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे वहां पर ऊर्जा भी तो सबसे ज्यादा होगी। ये दोनों बातें याद रखिए। अब हम देखते हैं भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा उपस्थित थे। चालन ऊर्जा बैंड, कंडक्शन एनर्जी बैंड, इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित भी हो सकता है या अनुपस्थित भी हो सकता है, दोनों ही संभावना। क्योंकि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका हमें क्या फर्क देखने को मिलेगा, तो एक बात याद रखिए, इसका हमें एक फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो संयोजी इलेक्ट्रॉन आगे जाकर क्या करेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भाई उसकी ऊर्जा तो दिख नहीं रही है, लेकिन वो वहां पर फ्री है। संयोजी इलेक्ट्रॉन वहां पर नहीं है तो भाई वो वहां पर कैसा हो गया, फ्री स्टेट में हो गया। और जब वो फ्री स्टेट में हो गया तो उसका अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखिए, मेन तो इलेक्ट्रॉन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, ए वाले। इसके इलेक्ट्रॉन हमें एब्सेंट या प्रेजेंट किसी भी फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं, भाई हो भी सकता है नहीं भी। लेकिन देखिए आगे क्या लिखा है कि चालन बैंड रिक्त हो तो धारा का प्रवाह नहीं होता। सच बात तो ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऊर्जा आने पर इसमें करंट फ्लो नहीं बनता है, इसीलिए बाकी सबसे अलग हो जाता है। इसमें अगला हम देखते हैं कि चालक पदार्थों में यह आंशिक भरा हुआ रहता है। देखिए होता क्या है, चालक का मतलब क्या होती है, धातुएं। मैं बात करता हूं, देखो समझाने की आपको कोशिश करूं, तो ये हमारा कौन सा है भाई, ये है चालक बैंड, या इसी को हम क्या बुलाते हैं, कंडक्शन एनर्जी बैंड। दूसरा, इसमें हमने क्या देखा था, चूंकि इसमें लाइंस थी, इलेक्ट्रॉन्स थे, उनकी आपस में बैलेंस ही चल रही थी, तो ये कौन सा था, संयोजी। तो एक बात याद रखना, जैसे धातुएं होती हैं, जैसे मैं तीनों को इधर पर सिंपलीफाई कर दूं कि आपके तीन पदार्थ है, धातु, उपधातु और तीसरी क्या होती है, अधातु। एक होते हैं मेटल, दूसरे होते हैं सब मेटल और तीसरे कौन से हैं, नॉन मेटल। अब हमें इनका क्या क्या एक्सचेंज देखने को मिलेगा, तो जो धातुएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स तो सभी में, उपधातुओं में भी होंगे, अधातुओं में भी होंगे। तो धातुओं के यदि हम इधर पर अंतर की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद मिलते हैं, और जैसे ही हम धातुओं को गर्म करते हैं या धातुओं में करंट गया तो इसका इलेक्ट्रॉन तेजी से सफल होकर इधर पहुंच जाता है और उनमें विद्युत या चीजें आगे बढ़ जाती हैं, एनर्जी आगे बढ़ जाती है। उपधातुओं के मामले में इलेक्ट्रॉन्स इधर पर होते हैं लेकिन इधर पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अधातुओं में इधर पर कोई मामला होता ही नहीं, अधातुओं का पूरा यही एरिया फिल रहता है, इसलिए अधातुओं में कभी भी चालकता या कंडक्टिविटी नहीं होती है। तो यही लिखा हुआ है कि चालक पदार्थों में यह आंशिक भरा हुआ होता है, ये कैसा रहता है, स्लाइटली फिल्ड। अगला हम देखते हैं वर्जित बैंड। देखिए पहले ही फिर से देखते हैं,
ऊपर वाला एनर्जी किस फॉर्म में था, ए वाला हमारा कौन सा था भाई, ए था हमारा चालक बैंड। नीचे हमारा कौन सा था, तो देखिए नीचे हमारा कौन सा था भाई, नीचे हमारा था संयोजी बैंड। और इनके बीच का जो खाली गैप होता है, देखिए इनके बीच का जो खाली गैप है, इस खाली गैप को ही हम क्या बुलाते हैं, वर्जित बैंड। इस खाली गैप को ही क्या कहा जाता है, वर्जित बैंड। इस ऊर्जा बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता और चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य के अंतर को, इसके और इसके डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है वर्जित बैंड या वर्जित अंतराल, या इसी को इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में हम क्या कहते हैं, गैप कहते हैं। क्लियर हुई इतनी सी बात। अब देखिए भाई इसको एक समझने का तरीका क्या है, देखिए अब देखिए आगे आपका जो आएगा वो आप इधर पर अच्छे से समझ में आएगा कि चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक, आखिर चालकता। देखो सबसे बड़ी बात कि जितने भी परमाणुओं के साथ हम ये सब एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये सब परमाणु क्या करते हैं, इन्हें ऊर्जा मिल जाए या कुछ एक्सपेरिमेंट मिल जाए तो हमेशा इसमें बहना किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का। हमेशा इसमें आगे कौन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर इनमें कैसे क्या इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं या इनमें कैसे क्या काम होता है। तो देखिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, चालक की, या ये हमारा कौन है, कंडक्टर। तो देखिए कंडक्टर की एक सबसे पहली विशेषता बताऊं एक बैंड्स के आधार पर, तो भाई इसमें क्या होता है कि जो बैंड्स होते हैं चालक में, क्योंकि तीनों बैंड्स के आधार पर ही हम इन्हें समझ सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ये कौन सा बैंड है, आपका संयोजी बैंड, बैलेंस बैंड। दूसरा आपका क्या है भाई, कंडक्टर बैंड था आपका ये वाला, या ये हमारा कौन सा था भाई, ये था चालक बैंड। और बीच में हमें कौन सा मिला था, वर्जित बैंड। तो देखिए होता क्या है कि हमारी जो धातुएं होती हैं उनके बीच का ये जो गैप होता है, ये गैप कैसा होता है, काफी कम। समझना, इनमें एक गैप कैसा होता है, काफी कम। तो बीच का स्पेस कम होता है, तो जैसे ही हम धातुओं में जरा सी भी बाहर से एनर्जी देते हैं या ऊर्जा देते हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तेजी से जंप कर कर कहां पहुंच जाएगा, हमारे चालक बैंड में, और चालक बैंड में जाकर इधर से इधर फ्लो होने लगेगा, तो करंट आगे बढ़ जाएगा। समझना कि वास्तव में जो चालक होते हैं जिन्हें हम कंडक्टर्स बुलाते हैं, उनमें संयोजी और चालक बैंड के बीच का जो स्पेस होता है, ये जो वर्जित बैंड होता है, इसके बीच का स्पेस या गैप कैसा होता है, कम। इसीलिए धातुओं को आप जरा सा गर्म करो तो धातुएं जल्दी गर्म हो जाती हैं। धातुओं में जरा सी आप विद्युत प्रवाहित कीजिए, वो जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ा देती है। कारण क्या होता है कि इनके बीच का ये जो गैप है वो गैप कैसा होता है, काफी कम होता है। एक्चुअल में इधर पर देखें तो ईवी की बात करें, या इसे हम क्या बुलाएंगे भाई, ई जी, जो इनके बीच की बेटा एनर्जी होती है, याद रखिए वो कितनी होती है, 0। जो वर्जित वाला बैंड होता है इसके लिए इसका मान कितना है, 0। इसीलिए आपने जरासी ऊर्जा दी और वो फटाक से चार्ज हो गया, जरासी ऊर्जा दी और वो फटाक से क्या हो गया, चार्ज हो गया, और जल्दी कंडक्टिविटी मिलती है। इसीलिए लोहा जरा सा भी यदि आप विद्युत के पास रखिए तो उसमें जराक से फटाक से करंट प्रवाहित हो जाता है। ऊष्मा दी जरा सा, क्यों, क्योंकि इसके बीच का एनर्जी गैप कितना है, 0। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को जरा सा चार्ज किया तो इलेक्ट्रॉन फटाक से स्विच कर गया और उसमें कंडक्टिविटी आ गई। क्लियर। अब हम कंटेंट वाला मामला पढ़ लेते हैं। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें हम चालक कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें ऊर्जा बैंड संरचना में संयोजकता बैंड आंशिक रूप से भरा होता है। इनमें जो संयोजी बैंड है बेटा, ये तो पूरा भरा हुआ है और इसके ऊपर चालक में कभी कभी इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। इसके उदाहरण क्या है, तो देखिए सभी धातुएं, जितनी भी मेटल्स होती हैं, या आपका कोई भी अम्ल या क्षार या लवण, इनका जो जलीय विलयन होता है, मानव शरीर, ये सब क्या होते हैं, चालक होते हैं। देखिए मानव शरीर हर एक को आप समझते हैं। क्या हुआ कि सभी धातुएं, जितनी भी मेटल्स होती हैं, उन सब के आखिरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है। उन सब के आखिरी कोश में क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये वाला हिस्सा कैसा भरा होगा, कम, तो इसका ज्यादा विरोध नहीं होता। और ज्यादा विरोध नहीं होता है तो जैसे ही हमने जरा सा चार्ज अप किया, इलेक्ट्रॉन फटाक से स्विच हो गया। चूंकि ये गैप भी कम होता है, इसीलिए धातुएं सभी कैसी होती हैं, अच्छी चालक होती हैं। अम्लीय, क्षारीय या लवण का सॉल्यूशन,
यदि किसी पानी में आपने अम्ल को घोल रखा है तो ये कैसा है, अम्लीय सॉल्यूशन है, और अम्लीय सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि जो क्षारीय सॉल्यूशन होते हैं या एल्कलाइन सॉल्यूशन होते हैं उनमें जरा सा कुछ करें क्षार बेटा विद्युत प्रवाहित हो जाती है। जो सॉल्ट होते हैं उनमें भी चीजें आगे बढ़ जाती हैं। तो ये सब चीजें हमारी किसके लिए होती हैं, चालक के लिए, क्योंकि इसमें एनर्जी बैंड गैप कैसा होता है, कम, इसमें वर्जित बैंड कैसा होता है, कम, इसीलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन तेजी से जंप कर कर कहां पहुंच जाता है, हमारे चालक बैंड की तरफ। ये बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं इसका अगला हमें क्या देखने को मिलता है। बाद में जब सभी को हम एक साथ कंसोलिडेट करेंगे तब ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। दूसरे क्या होते हैं, कुचालक। कुचालक को देखिए हम क्या बुलाते हैं, बैड कंडक्टर। कुचालक का मतलब ही क्या होता है, बैड कंडक्टर। ये रहे कुचालक। कुचालकों के बीच में क्वालिटी हमें क्या मिलती है कि इनका जो चालक बैंड होता है, देखिए इनके बीच में हमें क्या मिलता है, चालक बैंड। नीचे क्या होगा, इनका संयोजी ऊर्जा बैंड। ऊपर हमें क्या मिला है, चालक बैंड, और नीचे है संयोजी बैंड। इनके बीच का जो वर्जित बैंड होता है या इसी को हम क्या बुलाते हैं, गैप बुलाते हैं। वो गैप कैसा होता है, बहुत ज्यादा। एक गैप कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। और साथ में इस पार्ट की ऊर्जा जो हमें मिलती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती। चालक में यही गैप में ऊर्जा कितनी थी, 0, तो इलेक्ट्रॉन फटाक से स्विच हो गया था। जबकि कुचालकों में इस पार्ट में हमें ऊर्जा कितनी मिलती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा मिलती है। यही कारण है कि जब हम इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को अलग से एनर्जी या अलग से ऊर्जा देते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को पार नहीं कर पाता। इसीलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कभी भी चालक इलेक्ट्रॉन में नहीं पहुंच पाएगा, तो इनमें चालकता कभी नहीं आएगी, इनमें बिजली कभी नहीं प्रवाहित होगी, ये कभी गर्म नहीं होंगे। ये सब क्वालिटी हमें क्यों मिली, क्योंकि इनके बीच का गैप कैसा था, काफी ज्यादा, और इसकी ऊर्जा भी कैसी थी, सबसे ज्यादा। इसीलिए इनके इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने पर ना तो वो चालक बैंड में पहुंचा ना वो और कहीं पहुंचा। इस प्रकार की प्रक्रिया हमें किसमें देखने को मिलती है भाई, कुचालकों में देखने को मिलती है। अब देखिए इसमें आगे देखिए ये लिखा है कि ये ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी ऊर्जा बैंड संरचना संयोजकता बैंड पूरी तरह से भरा होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, काफी ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन जब काफी ज्यादा होते हैं तो ये आपस में ही एनर्जी रख लेते हैं। एनर्जी इतनी नहीं होती कि ऊपर पहुंच पाए। इसीलिए आपकी जो लकड़ी होती है, हमारी जो रबड़ होती है, कागज होता है, माइका होता है, बेटा प्योर वाटर होता है, ये सभी कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। इनमें कभी भी बिजली नहीं बहती, ये कभी गर्म नहीं होंगे। इसीलिए आप देखिए कि हमारे जो बर्तन होते हैं खाना बनाने वाले, उन पर जो रबड़ होती है, आप उसे हाथ से पकड़िए वो गर्म महसूस नहीं होती। क्यों बनाते हैं उन्हें ऐसा, क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनमें बेटा हीट आगे ना बढ़े। तो एक पूरी बात समझ में आई कि भाई ये सब कुचालक क्यों होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो सबके पास है, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन संयोजकता वाले बैंड से चालक बैंड में नहीं पहुंच पाए, तो इनमें कोई भी हमें प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह बेटा प्योर वाटर जो आशुद्ध जल होता है, अब ये मत कहना कि सर जब हम नहाकर आते हैं और उसमें यदि कोई करंट लगाए तो लगेगा कि नहीं लगेगा, भाई बिल्कुल लगेगा। क्योंकि वास्तव में जो हमारे घरों में पानी आता है वो प्योर H2O नहीं होता, उसमें कई अशुद्धियां घुली रहती हैं। उसका TDS अच्छा खासा 30-40 तो मिनिमम मिलता ही है। अच्छा RO बेटा सही सोच के लगाया है तो 80-90 TDS मिलेगा। तो TDS का मतलब क्या होता है, अशुद्धियां। तो जब पानी में और भी चीजें घुली होती हैं तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ती है। प्योर H2O होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उसमें भी हमें संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे जो ऊपर स्विच नहीं कर पाएंगे। क्या ये पूरी बात क्लियर हुई? अब हम चलते हैं आगे। इन सब के बाद अब आती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की जान, और वो क्या होते हैं, अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है, देखिए पहली बात समझना कि इनमें भी हमें संयोजी बैंड देखने को मिलेगा। आई होप अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि संयोजी बैंड और चालक बैंड में क्या क्या अंतर या क्या क्या फर्क हमें देखने को मिल रहा था। संयोजी बैंड इधर क्या था भाई, ये था चालक बैंड। इसमें क्या होता है कि इनके बीच में जो गैप होता है, इस गैप को ही हमने क्या नाम दिया था, वर्जित ऊर्जा बैंड। इसमें क्या होता है कि इनका गैप कैसा होता है, औसत।
एक गैप कैसा होता है, एवरेज। और इस पार्ट की हम ऊर्जा भी देखते हैं तो ये 0 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होती है। इसकी ऊर्जा कैसी होती है, 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच। इसीलिए यदि हम इन्हें जरा सी कम ऊर्जा दें तो इलेक्ट्रॉन इनका सफल तो करता है लेकिन ज्यादा नहीं जा पाता, इसीलिए इनकी चालकता भी कैसी होती है, औसत। लेकिन ज्यादा ऊर्जा दी जाए तो इलेक्ट्रॉन सफल करके सीधा कहां पहुंच जाएगा, चालक बैंड में, और अब ये विद्युत भी प्रवाहित कर देगा, अब ये गर्म भी हो जाएगा, तब इसमें हमें पूरा असर देखने को मिलेगा। इसीलिए जो भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं उन्हें अपना काम या उन्हें अपनी प्रतिक्रिया दिखाने के लिए थोड़ी सी ऊर्जा की जरूरत होती है, भले ही आपके कमरे का तापमान क्यों ना, ये कमरे के तापमान पर भी चार्ज हो जाते हैं। तो भाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो संयोजी बैंड होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ना तो बहुत कम और ना ही बहुत ज्यादा होते हैं, औसत क्वालिटी के होते हैं। और जैसे ही जरा सी ज्यादा ऊर्जा मिली ये फटाक से सफल कर जाते हैं, और ऊर्जा जैसे ही जाती है तो नीचे सफल करते हैं, फिर ऊर्जा दीजिए फिर ऊपर पहुंच गया। और यही तो हमें किसमें चाहिए था, इन सब चीजों में जो आपके सामने बने हुए हैं, चाहे ट्रांजिस्टर्स हो, चाहे चिप हो, चाहे डायोड हो, चाहे ट्रायोड्स हो, इन सब बनाने में हमने किसका इस्तेमाल किया है, सेमीकंडक्टर्स का। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कि जिन पदार्थों में चालक और कुचालक दोनों के गुण मौजूद होते हैं इन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। बिकॉज क्योंकि इन्हें थोड़ी सी ऊर्जा ज्यादा चाहिए धातुओं की तुलना में, इसीलिए इनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है, बीच की होती है। फिर हम क्या देखते हैं, यह ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी ऊर्जा बैंड संरचना कुचालकों की तरह होती है। कोई अलग से बात नहीं है बेटा, परम शून्य तापन ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल जरूर याद रखिए, यदि आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप एस और पी ब्लॉक पढ़ते हैं, तो पी ब्लॉक में 7 तत्व होते हैं जिन्हें रखा जाता है सेमीकंडक्टर्स। जैसे हमारा जो बोरॉन होता है, बोरॉन भी एक क्या है, अर्धचालक है। हमारी जो सिलिकॉन होती है वो भी क्या है, अर्धचालक है। जर्मेनियम भी क्या होता है, अर्धचालक है। गैलियम भी क्या होता है, अर्धचालक है। ऐसे टोटल 118 तत्वों में से कितने होते हैं, 7, और 7 को हम क्या बुलाते हैं, अर्धचालक। चलिए देखिए, यही सब इसमें लिखा हुआ है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम एटसेट्रा। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। अब हम देखते हैं भाई अति चालकता। चालकता का एक सबसे बड़ा वरदान हमें से बुला सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है इसको हम समझे। क्या होता है कि हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास कोई चालक है या हमारे पास कोई तत्व है बेटा, क्या होता है कि तत्व होता है या कोई एलिमेंट है, या सीधी सी बात कहें कि हमने क्या ले ली है, एक धातु या कोई भी पदार्थ होता है, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जैसे ही हम इन्हें गर्म करते हैं, कोई भी पदार्थ होता है जब हम उसमें अलग से ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा देने पर उसमें प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है, उसका जो रेजिस्टेंस पावर होती है वो हमेशा बढ़ती है। जबकि इसका उल्टा असर हम देखते हैं कि जब इन्हीं पदार्थों को हम ठंडा करते हैं तो इनका रेजिस्टेंस या इनका प्रतिरोध उल्टा घटने लगता है। समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास लोहा है और लोहे को यदि हम गर्म करते हैं तो लोहा गर्म करने पर धातु में उसमें बेटा इलेक्ट्रॉन्स तो आगे बढ़ेंगे, बिजली तो आगे बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे वो गर्म होता जाएगा उसके अंदर प्रतिरोध लगातार बढ़ता जाता है। इसीलिए गर्मियों के दिनों में लाइन लॉस बहुत होता है और लाइट की डिमांड भी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन लाइट का बेटा लॉस भी बहुत होता है, क्योंकि जब तापमान ज्यादा होता है वातावरण का तो जिन तारों से होकर बिजली प्रवाहित हो रही है उनका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। इसीलिए आप देखिए कई बार हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट होते हैं गर्मियों में। कई बार हम देखते हैं कि भाई अपने मोहल्ले में डीपी से लाइट चली गई है, क्यों जाती, क्योंकि गर्मियों में इनका प्रतिरोध बड़ा होता है। तो होता क्या है कि यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो इनका प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि ठंडा करें तो इनका प्रतिरोध कम होता है। अब हम इन्हें और ठंडा करते जाएं और ठंडा करते जाएं, ठंडा करते जाएं, तो एक ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है, एक ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है जब ये प्रतिरोध घटकर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या बुलाते हैं, अति चालकता। ध्यान दीजिए कि ऐसी गुण पदार्थों का ऐसा गुण जब उन्हें ठंडा करने पर उनका प्रतिरोध 0 हो जाता है तो इस गुण को अति चालकता कहते हैं और उस तापमान को अति चालक तापमान कहते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। वैसे पदार्थ जिनमें अति निम्न ताप पर धारा प्रवाहित करने पर बिना प्रतिरोध के धारा बह जाती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अति चालक पदार्थ कहते हैं। हर एक के लिए तापमान अलग अलग होता है, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है अति निम्न ताप पर।
क्योंकि हमारे बेटा जो सुपर कंप्यूटर्स बनाए गए उनके लिए ये चीज वरदान साबित हुई है। सब आएगा अभी धीमे धीमे। फिर हम देखते हैं, यही इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए इसकी खोज किसने की थी, तो याद रखिए 1911 में नीदरलैंड के वैज्ञानिक के ऑन्स या कैमरलिंग ऑन्स ने इसकी खोज की थी। और इतना भी बताता हूं कि इसकी खोज सबसे पहले किसमें की गई थी, मरकरी में। इसकी खोज सबसे पहले किसमें की गई थी, पारे में। और पारे के लिए अति चालक तापमान कितना होता है, 4.2 केल्विन होता है। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए अब हम देखते हैं भाई आगे। अब आते हैं अति चालकता का उपयोग। देखिए प्रबल विद्युत चुंबक बनाने में होता है, हाई स्पीड कंप्यूटर, आगे आपका सुपर कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी को इधर से उधर भेजने में होता है। और कई भौतिक शोध या फिजिक्स में बेटा नई नई रिसर्च होती है, उनमें हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए बीच बीच में आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जरूर रखें ताकि आपको पता चलते रहे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आप कैसे क्या इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए आप जो ब्लूटूथ इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, हमें पता भी नहीं होता, हम तो केवल ऑन ऑफ करते हैं। लेकिन याद रखिए जब उसमें लाइट जलने लगती है तो उनसे वेव्स निकलती। तो जो ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपका मोबाइल भी छोड़ता है और जो ब्लूटूथ डिवाइस आप यूज कर रहे हैं वो भी छोड़ता है, और इन दोनों की रेंज किसके बीच में होती है, इस इतनी गीगाहर्ट्ज के बीच में। ये आपको याद रखना चाहिए। यदि आप मोबाइल चलाते हो तो जो मोबाइल का जो बॉक्स आता है कभी उसमें देखना, उसमें लिखा होता है कि इसकी ब्लूटूथ फ्रीक्वेंसी किस रेंज की है, साफ साफ लिखा होता है। इसके बाद आप जो वाईफाई इस्तेमाल करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। याद करिए आप हॉटस्पॉट ऑन करते हैं अपने मोबाइल का तो आपके सिग्नल दूसरे डिवाइसेज के लिए खुल जाते हैं, तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी। उपग्रह फोन सेवा, जो सैटेलाइट फोन होते हैं जो हम लोगों को बेटा जनरली नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि हमारे मोबाइल फोन भी चल रहे हैं वहीं से, लेकिन कुछ सीक्रेट सैटेलाइट मोबाइल होते हैं जो केवल उन्हीं लोगों के लिए होते हैं। बाकी जो नॉर्मल मोबाइल भी हम इस्तेमाल करते हैं वो सब कितने गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, इतने पर। जो सेल फोन्स होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी देखिए ज्यादा होती है। जो शॉर्ट वेव होती है बेटा ये आपके एफएम वगैरह के प्रसारण में सबका लिखा हुआ है। शॉर्ट वेव प्रसारण कितने पर होता है, एएम, एफएम और टीवी, क्योंकि सब कुछ काम किस पर हो रहा है, तरंगों पर। और ये तरंगों को बेटा बनाने का सबसे बड़ा जिम्मा हमारी कौन सी डिवाइस उठाती है, तो हमारे डायोड, ट्रायोड, जो ट्यूब पड़ा था, ट्रांजिस्टर्स पड़ा था, ये सब इसी को मॉड्यूल करते हैं। अब आएगा इसके सामने कि कहां पर किसका कैसे यूज होता है। देखिए ये लिखा हुआ है किसका कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, और अब हम लाइन से इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं तो हमारे सामने क्या आती है, डायोड। तो देखिए डायोड क्या होता है कि इसमें हम P और N आगे बताऊंगा कि जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें डोपिंग की जाती है। जो अर्धचालक, देखिए डोपिंग कुछ नहीं है, जो अर्धचालक है सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें हम कुछ बाहरी पदार्थ मिला दें और बाहरी पदार्थ मिलाने के आधार पर उनका गुण बदल जाता है। तो इस आधार पर हम उन्हें कितने भागों में बांटते हैं, दो, N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालक। तो जब आप दो का इस्तेमाल करके एक स्विच बनाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, डायोड। इसमें इसका एक हिस्सा क्या बना देगा, एनोड, और इसका दूसरा हिस्सा क्या बना देगा, कैथोड। और इस साइन ही किसका होता है बेटा, डायोड का। इस साइन याद कर लीजिए, कई बार हो सकता है कि ऐसा मार्क बनाकर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए एक क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा कि ये क्या है भाई, ये है डायोड। क्लियर हुआ। चलिए अब हम देखते हैं डायोड की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट को केवल एक दिशा में जाने की अनुमति देता है। देखिए इसमें डबल फ्लो नहीं होता, ये केवल कैसा फ्लो होने देगा भाई, ये सिंगल फ्लो होने देता है। मतलब एक ही दिशा में करंट को या एक ही दिशा में किसी सूचना को जाने देगा डायोड। ये उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता, उल्टा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। डायोड बनाने के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसी चीजों के अर्धचालक बनाने में होता है। देखिए आपके डायोड बनाने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, Si और Ge। इसके बाद अब हम देखते हैं तो देखिए डायोड भी कई प्रकार के होते हैं, और अब हम हर एक डायोड को पढ़ते हैं क्या कि डायोड कितने प्रकार का है और कैसा क्या है। तो देखिए रेक्टिफायर डायोड, सच बताऊं तो बेटा आजकल ये चीज इतनी ज्यादा इस्तेमाल होती है, और कई बार क्या होता है कि जो लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे। देखिए हमारे घरों में क्या होता है कि जो बाहर से बिजली आती है वो लाइट कौन सी होती है, एसी। और लाइट चली जाए तो भी घर में बिजली मिलती रहे तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टर। और इन्वर्टर में जितनी भी लाइट जाती है वो लाइट बेटा इससे बदल जाती है डीसी में।
क्योंकि वास्तव में इन्वर्टर तो केवल एकमात्र डिवाइस है जो ऊर्जा को किसमें स्टोर करेगा, बैटरियों में। तो देखिए ये काम जितना हमें आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है, और उसका कारण क्या है कि हमारे घरों में लाइट कौन सी आ रही होती है, लाइट कौन सी आती है, एसी। एसी करंट कैसा चलता है भाई, ऐसे चलता है, और एसी करंट जैसे इन्वर्टर की डिवाइस से होकर गुजरता है ये तत्काल किस में बदल जाता है, डीसी में, क्योंकि हमारी बैटरी किस करंट को समझती है, डीसी करंट को, जिसमें चार्ज सीधा सीधा जाता है। तो सोचिए इन्वर्टर हमें आजकल इतने कॉमन दिखने लगे हैं, 1990 के दशक में, 2000 के दशक में इतने कॉमन नहीं हुआ करते। क्यों भाई, क्योंकि ये चीजें धीमे धीमे रिसर्च आगे बढ़ी। तो वो डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है जिससे बैटरी चार्ज हो जाएगा, वो कहलाता है रेक्टिफायर डायोड। होता डायोड ही है, क्योंकि इसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है और इसे हम क्या बुलाते हैं, रेक्टिफायर डायोड, यही इसमें लिखा हुआ है। अगला हम देखते हैं जीनर डायोड। जीनर डायोड का ही दूसरा नाम क्या होता है, एवलांची डायोड। इसका फायदा हमें क्या मिलता है कि ये करंट को एक साथ गुजरने से रोकता है। एक निश्चित फ्रीक्वेंसी वाला करंट आएगा उसे तो पास होने देगा, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला आएगा तो उसे पास होने से रोक देता है। जैसे आपकी एमसीबी वगैरह घरों में लगी होती है कि ज्यादा लाइट आ गई तो एमसीबी नीचे गिर जाती है, फिर आप उसे अपर शिफ्ट कर देते हैं। देखिए यही इसमें लिखा हुआ है। इसे एवलांची डायोड भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य डीसी वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है। एकदम से आ जाने वाले वोल्टेज से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए एलईडी बल्ब, आजकल कौन है बेटा जो एलईडी बल्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि जो नॉर्मल बल्ब होते थे वो भी मार्केट से गायब हो गए। फिर दूसरे नंबर पर सीएफएल चली थी, अब वो भी कम हो गई है, क्योंकि इन सब की जगह किसने ले ली है भाई, एलईडी ने। अब हम देखते हैं एलईडी का, लाइट इमिटिंग डायोड, इन्हें हम एलईडी के नाम से भी जानते हैं। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित हो जाता है। देखिए ऐसे डायोड होते हैं जिनमें आप करंट प्रवाहित करिए तो वो इलेक्ट्रॉन को स्विच नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट प्रकाश किरण पैदा कर देते हैं। और इसीलिए बेटा आजकल इन्हीं का उपयोग बढ़ता जा रहा है। ये काफी कम मात्रा में बिजली की खपत करता है। और ये भी याद रखिए कि एलईडी बनाने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए इसके लिए किसका इस्तेमाल होता है, गैलियम आर्सेनाइड। जो एलईडी हमारी बनी होती है, ये आउट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिए कि एलईडी बल्ब वगैरह बनाने में हम किस तत्व का या किस पदार्थ का यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड। अगला देखते हैं बैरेक्टर डायोड। क्योंकि ये सब क्या करेंगे, फ्लो एक ही दिशा में करेंगे, इसीलिए सब क्या है बेटा, डायोड। इसे बैरी कैप, बोल्ट कैप के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग ट्यून्ड सर्किट, एफएम मॉड्यूलेटर्स, कलर टीवी, देखिए भाई कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि जो आपकी टीवी में सिग्नल पहुंच रहे हैं या एफएम रेडियो में सिग्नल्स पहुंच रहे हैं, वो तो भाई तरंगे हैं, वो सिग्नल्स है, लेकिन उसका विजुअलाइजेशन हो रहा है या उसका साउंड कन्वर्जन हो रहा है। तो इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बैरेक्टर डायोड। इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, बैरेक्टर डायोड्स का। देखिए अगला देखते हैं हम, फोटो डायोड। आजकल भाई देखिए लाइट, अलार्म, स्विचिंग डिवाइस, इन सब चीजों में इस्तेमाल हो रहा है। लॉजिक सर्किट, ये सब चीजें क्या है कि हमारे कंप्यूटर्स में भी काम आते हैं। आपके अलार्म बज जाते हैं, एक निश्चित समय आने पर कुछ हो जाता है तो खतरे की घंटी बज जाती है। तो इन सब में जो डायोड इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या बुलाते हैं, फोटो डायोड। अगला हम देखते हैं टनल डायोड। देखिए भाई टनल डायोड जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें एम्प्योरिटीज की मात्रा अधिक होने के कारण जंक्शन ब्रेकडाउन आसानी से हो जाता है। देखिए आप लोगों के, आप मोबाइल का हार्डवेयर देखिए तो उसमें बस टर्मिनल्स बने होते हैं, टनल्स बने होते हैं, और इन सब में हम किसका उपयोग करते हैं बेटा, टनल डायोड का। ये हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स होते हैं, कंप्यूटर स्विचिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, लॉजिक सर्किट्स, ये सब आपके कंप्यूटर वाले पार्ट्स में आपको समझ में आएंगे। अगला हम देखते हैं ट्रांजिस्टर्स। देखिए भाई यह एक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग एम्पलीफायर और इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में होता है। देखिए भाई इसमें क्या होता है, इसमें हम तीन चीजें इस्तेमाल करते हैं ट्रांजिस्टर बनाने में। यह एक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। देखिए आपके सामने ये बेटा, इसमें हालांकि इसमें हम डायोड और ट्राइड का ही इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे स्विच आपने अपने मोबाइल के ग्रीन कलर के हार्डबोर्ड पर जरूर बने देखे होंगे। तो ट्रांजिस्टर्स वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है, क्योंकि इसका मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन हर जगह इस्तेमाल हो सकता है।
तो देखिए यदि हम देखें तो एक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग एम्पलीफायर या इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच अलग है आपके इलेक्ट्रिकल स्विच से। हालांकि स्विच का मतलब ही तो होता है ऑन ऑफ करना, लेकिन ये क्या करता है कि जो सिग्नल या जो सूचना आती है उस समय किसे सर्किट में आगे बढ़ाना है किसे नहीं बढ़ाना है, ये पूरा का पूरा काम हमारे कौन संभालते हैं भाई, ट्रांजिस्टर्स। और ट्रांजिस्टर्स देखिए नॉर्मली देखने में हमें कैसे दिखते हैं, एनपीएन, ये सब किस पर बने हैं, ट्रायोड्स पर। याद रखिए डायोड में 2 अर्धचालक इस्तेमाल होते हैं और ट्रायोड में कितने हो जाते हैं, 3 सेमीकंडक्टर, एनपीएन, एनएनएन। देखिए अभी आपने देखा था तो एक टर्मिनल ऐसा दिखाया था, एक एन था एक पी था। अब इसमें क्या होता है कि यदि हम ऐसा करें कि इसमें 3 चीजें यूज कर लें, आपने एक साइड पी यूज कर लिया अर्धचालक, एक साइड एन कर लिया और पी कर लिया, तो यही क्या बन गया, ट्रायोड्स। और ट्रायोड से ही क्या बनते हैं बेटा, हमारे ट्रांजिस्टर्स। चलिए देखते हैं भाई, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। एक तो इसमें बेस पार्ट होता है, एक कलेक्टर पार्ट होता है और एक तीसरा क्या होता है, एमीटर्स। इन टर्मिनल्स का उपयोग सर्किट को जोड़ने में किया जाता है। देखिए अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि आखिर जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या मिलता है कि ट्रांजिस्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, 2, बाइपोलर और यूनिपोलर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, इसका इस्तेमाल बेटा देखिए इसमें जो आवेश होता है या जो सूचना आती है वो किस रूप में आगे बढ़ती है, चार्ज कैरियर के रूप में। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कौन कौन काम करेगा बेटा, एक तरफ तो करेंगे होल और दूसरी साइड कौन काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि 2 प्रकार के इसमें सर्किट्स होते हैं, 2 प्रकार से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बुलाते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इस देखिए साफ साफ लिखा है धारा, होल और इलेक्ट्रॉन। देखिए होता क्या है कि जैसे हम किसी अर्धचालक की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जब अपनी जगह को छोड़ देते हैं तो जो खाली जगह बचती है उसी को हम क्या बुलाते हैं, होल। और जो इलेक्ट्रॉन से बेटा तो कंडक्टिविटी 2 के कारण हो जाती है, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये भी कंडक्टिविटी करेगा और इसने अपनी जो खाली जगह छोड़ दी है अपने बैंड में, वो खाली जगह को हम क्या बुलाते हैं, होल। इसका उपयोग कहां कहां होता है, एम्पलीफायर, ऑक्सीलरेटर और डीमॉड्यूलेटर। मतलब सिग्नल्स को कैच कर देखिए मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपने सूचना दी प्रकाश के रूप में, ध्वनि के रूप में, उसको सिग्नल में कन्वर्ट कर देना, वही क्या हो गया, मॉड्यूलेशन। और जो सिग्नल कन्वर्ट हुए तरंगे बनी है उन तरंगों को कैच करके उसी रूप में वापस लौटा देना, ये क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन। तो देखिए इसी तरह इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है, एक तो एम्पलीफायर, दूसरा ऑक्सीलेटर, तीसरा डीमॉड्यूलेटर। अगला हम देखें यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, इसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। इसे हम क्या बुलाते हैं, फील्ड इफेक्ट, क्योंकि इसका बेटा आउटपुट मिलता है। देखिए आगे हम देखेंगे इसमें धारा का प्रवाह केवल मेजॉरिटी कैरियर, क्या है कि जो मेजॉरिटी में पार्ट होगा, होल्स बन गए, इलेक्ट्रॉन्स बन गए, केवल एक का उपयोग होगा, इसीलिए हम इसे क्या बुलाते हैं, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। ये बाइपोलर ट्रांजिस्टर के मुकाबले काफी छोटे आकार के हो सकते हैं जिनसे हमारी बिजली की खपत भी काफी कम हो जाती है। इसका उपयोग सीएमओएस, डिजिटल लॉजिक और मल्टीप्लेक्सर, सीधी सीधी बात है बेटा, सिग्नल्स को हमें चेंज करना है, आपको मॉड्यूल करना है, तो बेटा उन चीजों को करने के लिए हमारे कौन इस्तेमाल होते हैं, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। क्लियर हुआ? तो देखिए फटाफट हम समझेंगे। चलिए इसे हम भले ही कल देखेंगे, पहले हम फटाफट आज की बातों को रिवाइज कर लें। हमने सबसे पहले क्या देखा था, क्योंकि ये ऐसे पार्ट्स हैं जिनका थोड़ा सा क्विक रिवीजन जरूरी है। सबसे पहले हमने इधर पर देखा था, बैंड्स के साथ स्टार्ट किया था। ये देखिए एनर्जी बैंड्स पढ़ा था और एनर्जी बैंड्स में हमने क्या देखा था कि एनर्जी बैंड्स कितने टाइप के होते हैं, 3। सबसे नीचे कौन सा था बेटा, जो था हमारा नीचे वाला कौन सा था, संयोजी ऊर्जा बैंड, बीच में था गैप और सबसे ऊपर कौन सा था, चालन ऊर्जा बैंड। फिर हमने क्या देखा कि संयोजी ऊर्जा बैंड है, इसके इलेक्ट्रॉन्स बेटा इनके अंदर कुछ नहीं होता, इनका इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा तब चालकता देखने को मिलती है, तो जिस खाली जगह में इनका असर देखने को मिलता है वो होता है चालन ऊर्जा बैंड, और दोनों के बीच में जो खाली जगह होती है वो हमारी क्या कहलाती है, वर्जित बैंड।
फिर हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर सफल करेंगे, इस आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 3। हमने चालक में देखा था कि इनके बीच का गैप काफी कम होता है और इनका जो संयोजी बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एवरेज होते हैं, कम ही होते हैं, जो तेजी से सफल कर कर ऊपर पहुंच जाते हैं, इसलिए चालकता बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर हमने क्या देखा था कि जो अचालक होते हैं बीच का गैप कुछ ज्यादा ही होता है, उसकी ऊर्जा भी बहुत ज्यादा होती है और संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे भरे होते हैं। फिर हमने देखा था कि जो अर्धचालक होते हैं उनका चालक बैंड एवरेज भरा होता है और इसीलिए थोड़ी सी ज्यादा ऊर्जा मिल जाए तो ये तेजी से सफल कर जाते हैं और इसीलिए बेटा इन्हें हम चालक और कुचालक के बीच में रखते हैं। और इन्हीं का उपयोग कर कर हमने अपने कौन से उपकरण बनाए थे, तो हमने देखिए अपने कौन कौन से उपकरण बनाए थे, लिखा हुआ है डायोड बनाया था और डायोड में 2 सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होते हैं, एन और पी एक साथ जोड़ के, और इसी में तीनों का इस्तेमाल कर दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, ट्रायोड। तो ट्रायोड बिल्कुल इससे अलग हो जाता है। तो भाई देखिए इसी ट्रायोड और ट्रायोड से हमने अपने कौन कौन से उपकरण बनाया, पहला दिखाया ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर सीधी सी बात है इस स्विच के रूप में हम लोग अक्सर देखते हैं और इसी ट्रायोड के साथ आजकल हमारे सिग्नल्स या हमारी जो नॉर्मल कोई भी आपके ध्वनि ऊर्जा हो, प्रकाश ऊर्जा हो, उन्हें हम सिग्नल में कन्वर्ट कर कर एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं और दूसरी जगह पर उन्हें डीमोड्यूलेट करके उनका उपयोग हो सकता है। क्लियर है भाई? तो आज हम ट्रांजिस्टर के साथ आज के लेक्चर को अलविदा कहते हैं और कल हम आगे सीखेंगे इसमें और जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके बचे हुए हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।